हेलो, वेलकम टू अल्फ़ा स्टडीज़। आज से पहले आपने मुझे कहीं देखा नहीं होगा, अनलेस एंड अनटिल आप मेरे रिश्तेदार हो या फिर मेरे कोई फ्रेंड हो तो आपने मुझे देखा होगा। ठीक है, आपने मुझे YouTube पर आज से पहले कहीं नहीं देखा होगा, कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि ये मेरी फ़र्स्ट वीडियो है। जैसा कि आपने चैनल का नाम देखकर ही गैस कर लिया होगा कि ये एक एजुकेशनल चैनल है। ठीक है, तो मैं जो चाहता हूँ कि मैं ऑफ़लाइन में भी पढ़ाता हूँ। इस चैनल का मोटो क्या है, मैं वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि मैं जो चाहता हूँ कि मैं जो पढ़ाता हूँ वो वाइड रेंज तक फैल जाए। जो मैं पढ़ाता हूँ वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सीख पाए। इसीलिए मैंने ये फ़ैसला किया है कि मैं यूट्यूब पर एक चैनल बनाऊँगा और मैं उस पर वीडियो डालनी चालू करूँगा। अब वीडियो डालने से पहले, चैनल बनाने से पहले मैंने एक स्ट्रेटेजी बना ली थी। मैंने ये स्ट्रेटेजी बनाई थी कि मैं क्लास 10th के बच्चों पर ज़्यादा ध्यान दूंगा। मैं क्लास 10th के सिलेबस पर ज़्यादा ध्यान दूंगा, क्योंकि वो बोर्ड क्लास होती है, वो इम्पॉर्टेंट क्लास भी होती है और उसके लिए टाइम भी बहुत कम होता है। ठीक है, तो अगर ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ क्लास 10th का ही सिलेबस कंप्लीट करवाऊँगा, इफ़ नीडेड मैं क्लास 11th, क्लास 8th, क्लास 9th की भी वीडियोज़ डाल सकता हूँ अगर आपने डिमांड की तो होप्स हो कि आप बहुत ज़्यादा सपोर्ट करोगे मुझे, आप मेरे साथ ही रहोगे। ठीक है, तो आज भी हम क्लास 10th का ही केमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ने वाले हैं। हम जैसे, अगर आपको लगता है तो मैं दूसरी क्लासेस की वीडियो डाल दूंगा, मगर क्लास 10th मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी होगी। ठीक है, तो आज हम क्लास 10th केमिस्ट्री का ही चैप्टर पढ़ने वाले हैं, चैप्टर नंबर 2, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो होप्स हो कि आपके पास NCERT खुली होगी आपके पास और आप नोट्स बना रहे होंगे मेरे साथ साथ। ठीक है, आप देख सकते हैं कि ये जो चैप्टर है इसमें आपको दो हीरो और एक हीरो और एक हीरोइन की कहानी सुननी है। एक हीरो रहता है जो कि पानी में जाने के बाद H+ आयन और HCO3 आयन्स डोनेट करता है, और एक हीरोइन है जो कि पानी में जाने के पास OH- आयन्स डोनेट करती है। ठीक है, तो ये तो बात की कहानी हो गई। उससे पहले हमको ये समझना है कि उन हीरो हीरोइन को पहचानते कैसे हैं, और वो हीरो हीरोइन कौन है। एक तो है एसिड, एक है बेस और एक है सॉल्ट। ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। आज की वीडियो हम शॉर्ट रखेंगे। पहली वीडियो बहुत स्ट्रेस्ड हूँ, बहुत एंशियस हूँ, बहुत घबराया हुआ हूँ, बहुत नर्वस हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि एसिड और बेसिस। सबसे पहला टॉपिक ये है कि एसिड और बेसिस की पहचान कैसे करें। एसिड है, ये चीज़ एसिड है कि नहीं, मेरे पास एक सोल्यूशन है, वो सोल्यूशन एसिड है कि नहीं है, मैं कैसे पहचानूंगा। दूसरा सोल्यूशन है, वो सोल्यूशन बेस है कि नहीं है, मैं कैसे पहचानूंगा। तो उसकी कुछ चीज़ें होती हैं। ठीक है, उसके लिए कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जिनसे कि हम एसिड और बेस का पता लगा सकते हैं, और कुछ तो खुद प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि एसिड ऐसे रिएक्ट करेगा, बेस ऐसे रिएक्ट करेगा, एसिड का टेस्ट ये होगा, बेस का टेस्ट ये होगा। ठीक है, तो अपन सबसे पहले इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ते हैं। आप अगर नोट्स बना रहे हैं तो मेरे साथ लिखते चलिए, या फिर अभी मत लिखिए, अभी मैं लिख लेता हूँ, देन आपको जब मैं बोलूँ तब आप लिखिएगा। पसीना भी बहुत आ रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं। आज एक से दो टॉपिक समझाएंगे, देन अपन अगली बात नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एसिड होते हैं। एसिड और बेसिस को चेक करने के लिए कुछ इंडिकेटर्स आते हैं। सबसे पहला इंडिकेटर जो कि मेंशन है वो है लिटमस पेपर। आपको मैं बता दूं, लिटमस पेपर दो टाइप के होते हैं। पहला वाला होता है ब्लू लिटमस, और सेकंड वन इज रेड लिटमस। ब्लू लिटमस होता है एसिड को चेक करने से। जब हम एसिडिक सॉल्यूशन में ब्लू लिटमस को डिप करेंगे तो वो कलर चेंज करके रेड हो जाएगा, और जब हम बेसिक सॉल्यूशन में रेड लिटमस को डिप करेंगे तो वो ब्लू इन कलर हो जाएगा। ठीक है,
मतलब एक एक बार दोनों को डिप करना है। अगर सोल्यूशन चेक करना है तो एक बार ब्लू लिटमस को डिप करना है, एक बार रेड लिटमस को डिप करना है। जो कलर चेंज करे मतलब सोल्यूशन वो हो जाएगा। जैसे ब्लू लिटमस को डिप करा, अगर उसका कलर रेड हो गया तो मतलब वो कैसा हो जाएगा, वो हो जाएगा एसिडिक। और अगर रेड लिटमस और ब्लू लिटमस को डिप करा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आया, और फिर अपने ने रेड लिटमस को डिप करा और वो ब्लू हो गया, तो इसका मतलब वो सोल्यूशन कैसा हो जाएगा, वो सोल्यूशन हो जाएगा बेसिक। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं। इसका मतलब होता है एसिडिक और इसका मतलब होता है बेसिक। ठीक है, अब इंडिकेटर्स जो होते हैं वो नेचुरल इंडिकेटर्स भी होते हैं। लिटमस पेपर भी एक नेचुरल इंडिकेटर है, आपको पता है। लिटमस पेपर भी एक नेचुरल इंडिकेटर है। आप एनसीईआरटी के जहाँ से ये चैप्टर चालू हो रहा है उसका जो एक ऑरेंज बॉक्स बना हुआ है नीचे, वहाँ पर बताया है कि लिटमस पेपर कैसे बनाया जाता है। एक लीचन नाम के प्लांट से बनाया जाता है, तो आप वो पढ़ लीजिएगा तो आपको पता पड़ जाएगा कि लिटमस कैसे एक नेचुरल इंडिकेटर है। दूसरा नेचुरल इंडिकेटर आता है टर्मरिक। अब टर्मरिक क्या होता है? टर्मरिक जो है वो बेस डालने पर तो रिएक्ट नहीं करेगा, बेस डालने पर तो वो येलो ही रहेगा, मगर एसिड डालने पर क्या हो जाएगा, रेड। नहीं, रेड हम काम चलाने के लिए क्लास 9 तक बोलते थे, मगर अब हम उसको बोलेंगे रेडिश ब्राउन। वो एसिड डालने के लिए एग्जैक्ट कलर बताना पड़ेगा। देखो, अगर टर्मरिक क्या कलर चेंज करती है ये आ गया, तो रेड नहीं लिखना है, रेडिश ब्राउन लिखना है। रेडिश ब्राउन अगर वो हो गई तो मतलब वो कैसी है, मतलब वो सोल्यूशन कैसा है, वो सोल्यूशन है एसिड। ठीक है, अब अपने नेक्स्ट जो आते हैं वो आते हैं लेबोरेटरी में कुछ बने हुए इंडिकेटर्स होते हैं, जो कि सिंथेटिक इंडिकेटर जिन्हें हम कहते हैं, जो कि मैन मेड इंडिकेटर्स होते हैं। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, दो मैन मेड इंडिकेटर्स भी पढ़ा देता हूँ। एक होता है मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। अब मिथाइल ऑरेंज जो होता है वो रेड कलर देता है काई में, वो रेड कलर देता है एसिड में, और ऑरेंज कलर येलो कलर देता है इन बेस में। मिथाइल ऑरेंज को अगर आप टेस्ट करेंगे तो वो रेड कलर देगा एसिड में और येलो कलर देगा बेस में। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं। पसीना भी बहुत आ रहा है, गर्मी भी बहुत है यहाँ। अपन आगे चलते हैं। दूसरा जो इंडिकेटर आता है वो आता है फिनोप्थेलिन। ये फिनोप्थेलिन जो होता है ये भी कैसा होता है, सिंथेटिक होता है, मतलब मैन मेड होता है। फिनोप्थेलिन इसका नाम है। ये क्या करता है, ये जो इंडिकेटर है इसका कलर कैसा होता है, इसका कोई कलर नहीं होता, ये कलरलेस होता है। मगर एसिड के साथ जब ये रिएक्ट करेगा, जब भी ये कैसा रहेगा, कलरलेस ही रहेगा। ठीक है, एसिड के साथ जब ये रिएक्ट करेगा, जब भी ये कलरलेस ही रहेगा, कलर चेंज नहीं करेगा। ठीक है, और जब बेस के साथ रिएक्ट करेगा तब वो देगा पिंक कलर। ठीक है, जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तब तो नहीं देगा, वो कोई सा भी कलर नहीं देगा, कलरलेस था, कलरलेस ही रहेगा। मगर जब बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो वो पिंक कलर का हो जाएगा। ठीक है, कलरलेस से पिंक कलर का हो जाएगा। अब आपको पता है इंडिकेटर्स ऑल्फैक्टरी भी होते हैं। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स मतलब जिनका ऑर्डर चेंज हो जाता है।
जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर मतलब स्मेल, अगर अपन एसिड के साथ रखो तो उनकी स्मेल अलग बदल जाती है और बेस के साथ रखो तो स्मेल बदल जाती है। ऐसे भी इंडिकेटर होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये नोट करना है तो आप वीडियो पॉज करके ये नोट कर सकते हैं, अदरवाइज ठीक है। तो अब इंडिकेटर्स ऑल्फैक्टरी होते हैं। ठीक है, अब अपन डालते हैं यहाँ एक अच्छा सा स्टार और अब टॉपिक डालते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। सॉरी, मुझे कुछ काम आ गया था। अपन थे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स पे, हम बात कर रहे थे अनियंस की। अगर हम अनियन के एक्सट्रैक्ट के साथ बेस को मिलाएंगे या अनियन के एक्सट्रैक्ट के साथ बेस को ट्रीट करेंगे तो ये क्या करेगा, जो अनियन की स्मेल है वो उड़ा देगा, अनियन की स्मेल को डिस्ट्रॉय कर देगा, मतलब अनियन की स्मेल डिटेक्ट नहीं होगी। मगर अगर हम एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो अनियन की स्मेल एज इट इज़ रहेगी, पहले जैसी रहेगी। तो इससे हमको क्या पता पड़ता है कि बेसिस कैन डिस्ट्रॉय अनियन स्मेल बट एसिड्स कांट। अब जो बेसिस है वो अनियन की स्मेल को डिस्ट्रॉय कर देंगे, अनियन को स्मेललेस बना देंगे, मगर एसिड ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। एसिड जब भी हम एसिड के साथ ट्रीट करेंगे एज इट इज़ स्मेल आएगी। ठीक है, नेक्स्ट है वनीला एसेंस। वनीला जो होता है उसका भी सेम टू सेम यही रोल होता है। एक ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर और है जिसको बोलते हैं हम वनीला। वनीला भी ऐसे ही होता है। वनीला को जब हम बेस से करेंगे रिएक्ट तब वो क्या करेगा, अन्य बेस जो वनीला की स्मेल है उसको डिस्ट्रॉय कर देगा और वनीला को स्मेललेस बना देगा। मगर जब हम उसको एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो उसकी स्मेल को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसकी स्मेल एज इट इज़ रहेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना हाउ डू एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विथ मेटल। हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट्स विथ मेटल। ये अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है। एसिड और बेसिस जो है वो मेटल के साथ सेम तरीके से रिएक्ट करते हैं। इसमें आपको रिएक्शन याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आगे आएगी रिएक्शंस। तो जो एसिड है वो अगर मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो देंगे एक तो सॉल्ट और दूसरा H2 गैस, जो कि क्या होगी, लिबरेट होगी। ये एरो वाला साइन कई के लिए होता है, एरो वाला साइन मतलब H2 गैस बाहर निकल रही है। ठीक है, अब दूसरा अपन आते हैं, बेसिस भी ऐसे ही रिएक्ट करते हैं। बेस प्लस मेटल गिव्स सॉल्ट
NH2 गैस। ठीक है, एग्जाम्पल देखना है तो ठीक है मैं दिखा देता हूँ। एसिड का एग्जाम्पल, एसिड और उसका एग्जाम्पल आएगा। एसिड अपन ले लेते हैं HCl और मेटल ले लेते हैं अपन सोडियम। तो क्या रिएक्शन होगी, एक तो NaCl बन जाएगा प्लस H2 गैस जो है वो लिबरेट कर जाएगी, है ना। NaCl बन जाएगा और H2 गैस लिबरेट कर जाएगी। NaCl मतलब अपने जो घर का नमक है उसे ही हम NaCl बोलते हैं, ठीक है। मगर इसको खा नहीं सकते, खा बिल्कुल नहीं सकते, इसको बहुत सारी प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, रिफ़ाइन होना पड़ेगा, उसके बाद ही हम खा पाएंगे। अब बेस का भी दे ही देता हूँ। बेस का तो NCERT में ही आपका होगा यही वाला, NaOH प्लस Zn इज इक्वल्स टू Na2ZnO2 Na2ZnO2 प्लस H2 गैस क्या करेगी, लिबरेट कर जाएगी। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं आपको पता है? इस कंपाउंड को, इस कंपाउंड को हम कहते हैं सोडियम जिंकेट। बड़ा अच्छा नाम है, सोडियम जिंकेट कहते हैं हम इस कंपाउंड को, ठीक है। अब अपना नेक्स्ट, हाँ इससे पहले अपना को ये देखना पड़ेगा, एक टॉपिक छूट गया, सॉरी। इससे पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि अपने को पता कैसे पड़ा कि ये रिएक्शन हो रही है तो H2 गैस निकल रही है ना। मतलब यहाँ पर किसी एक साइंटिस्ट ने HCl प्लस Na को रिएक्ट करवाया, उससे उनको मिल गया NaCl। NaCl तो उसने पता कर लिया, पर ये कैसे पता पड़ा? NaCl तो उसने इक्वेशन बना के पता कर लिया होगा, मगर उसको ये पता पड़ा कि ये गैस भी निकल रही है, ठीक है। अब ये गैस कैसे निकल रही है उसको ये नहीं पता था कि कौन सी गैस निकल रही है। अब यहाँ H2 लिखा हुआ है, अब वो गैस निकल रही है तो उस पर तो ऐसा लिखा नहीं आ रहा H2 H2 H2, नहीं आ रहा ना। क्या आ रहा है? नहीं आएगा, क्योंकि H2 गैस निकलेगी तो सही, मगर उसको पता कैसे करेंगे कि वो H2 ही निकल रही है? इसके लिए एक टेस्ट होता है जिसको हम कहते हैं पॉप साउंड टेस्ट, ठीक है। जैसा कि आप NCERT के एक्टिविटीज़ पर देख सकते हैं, आपको मैं बता देता हूँ क्या होता है वो पॉप साउंड टेस्ट। ठीक है, H2 के लिए होता है पॉप साउंड टेस्ट। आगे चल के अपने को जब हम मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के लिए पढ़ेंगे एसिड और बेस का रिएक्शन, तो हमको CO2 का टेस्ट भी पढ़ना पड़ेगा। इससे पहले H2O का टेस्ट पढ़ते हैं। H2 का टेस्ट होता है पॉप साउंड टेस्ट। अब इस टेस्ट में क्या होता है, मान लो आपके पास ये बीकर है, ठीक है। इसमें आपने रिएक्शन करवाई, अब इधर कौन सी गैस लिबरेट हो रही है? अब इधर H2 गैस लिबरेट हो रही है। अब आपने कोई सी तो रिएक्शन करवाई जिससे कौन सी गैस लिबरेट हो रही है? जिससे H2 गैस लिबरेट हो रही है। तो आप इसको पता कैसे करोगे कि ये H2 गैस है? H2 गैस जो भी है, जब भी किसी जलते हुए कैंडल का अगर आप, ठीक है बहुत ज़्यादा फास्ट चल रहे हैं, थोड़ा धीरे बोलता हूँ। किसी भी आप मैच स्टिक ले सकते हैं या कैंडल ले सकते हैं। आप जलते हुए कैंडल को जब इस बीकर के मुंह पर रखोगे, ठीक है, जब इस बीकर के मुंह पर आप किसी जलते हुए कैंडल को रखोगे तो वो पॉप साउंड के साथ बर्न होगी, वो ऐसे पुक करके बर्न होगी, ठीक है। कैसे? पुक करके बर्न होगी। वो पॉप साउंड के साथ बर्न हो रही है, मतलब वो कौन सी गैस लिबरेट हो रही है? वो गैस लिबरेट हो रही है H2O। यही था। वापस बता रहा हूँ,
अगर आप बीकर ले रहे हैं, उसमें मान लो कोई सी भी रिएक्शन करवा रहे हो जिसमें H2 गैस लिबरेट हो रही है, तो आप उसको टेस्ट कैसे करोगे? आप कोई सी भी कैंडल लोगे या मैच स्टिक लोगे, जब आप उसको वो बीकर के मुंह पर रखोगे तो पक करके जलेगी, ठीक है, पॉप साउंड होगा, वो पक करके माचिस बंद हो जाएगी, ऐसे ब्लास्ट होती है H2 गैस। तो पक करके आवाज़ आ रही है, पॉप साउंड हो रहा है, मतलब वो H2 गैस है। नेक्स्ट टॉपिक है अपना हाउ डू मेटल रिएक्ट विथ कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। हाउ डू मेटल रिएक्ट विथ कार्बोनेट एंड मेटल बोल रहा हूँ, देखो बहुत नर्वस हूँ मैं, बता रहा हूँ ना आप लोगों को, आई एम सॉरी। मेटल एंड नॉन मेटल्स पर पहुँच गया हूँ मैं, आई एम सो सॉरी। हाउ टू मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल लिखने की तो ज़रूरत नहीं है, रिएक्ट विथ एसिड एंड रिएक्ट विथ एसिड ही पढ़ना है अभी, ठीक है। रिएक्ट विथ एसिड, होप सो कि आपको दिख रहा होगा, मैं चेक कर लूँ एक बार। H नहीं लिखा है, थोड़ा बड़ा लिखना होगा, ठीक है, कोई बात नहीं। अब की बार मोदी सरकार, मतलब अब बड़ा लिखूंगा। थोड़ा लिखते लिखते भी डाउनवर्ड चले जाता हूँ मैं, तो इसमें कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, काम तो चल रहा है अपना। ठीक है। हाउ डू एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट? बड़ा सिंपल सा फंडा है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं जाने वाली है। इसमें पूछा है हाउ डू मेटल रिएक्ट विथ हाइड्रोजन कार्बोनेट। इससे पहले एक एक्टिविटीज़ दे रखी है, मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट टॉपिक शुरू होते से ही एक एक्टिविटी दे रखी है। वो एक्टिविटी आप पढ़ लोगे तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। जो मेटल कार्बोनेट है और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है वो एसिड के साथ रिएक्ट करता है। देखो मैं यहाँ लिखता हूँ, जो मेटल कार्बोनेट है और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है, जब वो एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो फॉर्म करेंगे पहला तो सॉल्ट, दूसरा CO2 और तीसरा वाटर। पहला तो सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2O, ठीक है। मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है, वो एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या फॉर्म करेंगे? सॉल्ट, CO2 एंड H2O। अब है ना, ये तो सीख लिया अपनों ने, मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रहता है। अब है ना, यहाँ पर एक गैस और लिबरेट हो रही है, साफ साफ देख पा रहे होंगे आप, एक गैस और लिबरेट हो रही है जो कि है CO2। अब जैसे हाइड्रोजन का पॉप साउंड टेस्ट था, वैसे क्या CO2 का भी कुछ टेस्ट होगा?
हाँ बिल्कुल होगा। CO2 का भी एक टेस्ट है जिससे कि हमको पता पड़ता है कि जो गैस लिबरेट हो रही है वो CO2 ही है। जैसे हाइड्रोजन पॉप साउंड से जलता है, पॉप करके पॉप साउंड से जलता है, वैसे ही CO2 के लिए एक तो आसान वाला है और एक टफ़ वाला है। पहले आसान वाला ओरली समझा देता हूँ, देन टफ़ वाला। तो एक रिएक्शन है, आसान है वो भी, इतनी टफ़ नहीं है जितना मैं बोल रहा हूँ। तो जो अगर हम कुछ रिएक्शन के बीकर के ऊपर अपना कैंडल रखें, बर्निंग कैंडल होना चाहिए, जो कि उसमें से हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है, तो पक करके आवाज़ आएगी, पॉप साउंड टेस्ट हो जाएगा, मतलब वो हाइड्रोजन है। वहीं अगर अपन कैंडल रखें और वो कैंडल बुझ जाए तो मतलब वो CO2 है ना। अगर अपन उस बीकर के ऊपर मुंह पर कैंडल रखें और वो कैंडल बुझ जाए, तो वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी CO2 गैस। मगर ये एक ऐसा केस है जिससे अपन 100% फॉर श्योर नहीं हो सकते। मान लो हवा बहुत चल रही है, वहाँ से निकल हाइड्रोजन ही रही है, हवा की वजह से कैंडल पहले ही बुझ गई, अपन खुश हो रहे कि भैया CO2 है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ऐसा है, मगर अगर आप 100% कन्फर्म है कि उस गैस की वजह से ही कैंडल जो बुझी है तो वो CO2 है, बिल्कुल नो डाउट। मगर आपको एकदम ठोस पक्का सबूत चाहिए कि वो CO2 ही है क्या, तो फिर उसके लिए एक टेस्ट और है जिसको हम कहते हैं लाइम वाटर टेस्ट। हम इसको कहते हैं लाइम वाटर टेस्ट। लाइम वाटर टेस्ट में क्या होता है, जब हम CO2 को लाइम वाटर में पास करेंगे तब वो लाइम वाटर क्या हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा। मगर हम एक्सेस में पास करेंगे कि मैं पास करे ही जा रहा हूँ, लाइम वाटर में पास करे ही जा रहा हूँ, एक्सेस में पास कर रहा हूँ, मतलब ज़्यादा CO2 पास कर रहा हूँ, तो वो लाइम वाटर वापस से क्लियर वाटर में चेंज हो जाएगा। कैसे, रिएक्शन देखते हैं। ठीक है, लाइम वाटर का फॉर्मूला होता है CaOH होल ट्वाइस प्लस अपना एक CO2 तो है ना। अब ये दोनों लाइम वाटर, उसमें मैंने CO2 मिला दिया, अब रिएक्शन हुई और रिएक्शन में अपनों को मिला कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस H2। कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O मिला है हमें, और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है ये होता है प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट मतलब ये वाटर में सॉल्यूबल नहीं होता है, ये वाटर में इनसॉल्यूबल होता है, तो ये वाइट नीचे अलग ही बैठ जाता है और लाइम वाटर क्या हो जाता है, वाइट हो जाता है, तो लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। ये रिएक्शन होती है CaOH होल ट्वाइस, मतलब लाइम वाटर। अगर उसमें अपनों ने जो गैस लिबरेट हो रही है उस रिएक्शन से, उस गैस को पास करवाया और वो क्या फॉर्म करे, वाइट कलर का प्रेसिपिटेट, वो लाइम वाटर को मिल्की कर दे, CaCO3 फॉर्म करे, तो मतलब वो कौन सी गैस है, वो गैस है CO2 गैस। ठीक है। अब अगर मैंने एक स्टेटमेंट और कहा था कि अगर मैं उस गैस को एक्सेस में पास करूं, मैं CO2 को एक्सेस में पास करूं, तो क्या होगा, तो होगा जो लाइम वाटर है वो मिल्की हो गया था और वो मिल्की से वापस क्लियर वाटर में चेंज हो जाएगा। कैसे होगा, इसके लिए भी एक रिएक्शन है, CaOH होल ट्वाइस, सॉरी अब मैं पास करे ही जा रहा हूँ, रुक नहीं रहा हूँ, तो ये वाली रिएक्शन अकर होगी। CaCO3 जो कि कौन से फॉर्म में रहेगा, सॉलिड फॉर्म में, प्लस CO2 जो कि हम पास कर रहे हैं लगातार, प्लस H2O, है ना। अब ये क्या फॉर्म कर देगा, ये फॉर्म कर देगा Ca और HCO3। मैं आपको वही एग्जाम्पल, HCO3 होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का होल ट्वाइस। ठीक है। अब ये क्या होता है, ये होता है सॉल्यूबल, ये वाटर में सॉल्यूबल होता है। ठीक है, CaHCO3 होल ट्वाइस इज
soluble in water, therefore it becomes colorless. CaHCO3 होल ट्वाइस जो होता है वो होता है इनसॉल्यूबल। तो ये क्या करता है, ये अपना डिज़ोल्व हो जाता है वाटर में, सॉल्यूबल होता है। गलत निकल रहा है, आज पहली वीडियो है, थोड़ा एंग्शियस हूँ तो आप अपने हिसाब से चला लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये जो होता है ये सॉल्यूबल होता है वाटर में, ठीक है। अब ये सॉल्यूबल है तो ये क्या करेगा, ये अपने पानी में डिज़ोल्व हो जाएगा पूरी तरीके से, और क्या हो जाएगा, अपना पानी वापस से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये इनसॉल्यूबल था तो ये डिज़ोल्व नहीं हो पा रहा था, इसने लाइम वाटर को मिल्की कर दिया था, और फिर जो मिल्की वाटर है उसको हमने वापस से क्लियर कर दिया। कैसे? एक्सेस में CO2 को पास करवा के। किसने रिएक्ट करा? कैल्शियम कार्बोनेट। आपकी जो ब्लैक बोर्ड की चॉक होती है ना, स्कूल की चॉक, वो इसी कंपाउंड से बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट से, ठीक है। फिर CO2 से अपन जो एक्सेस में पास करवा रहे हैं वो वाली CO2, और वाटर तो वहाँ पहले से ही प्रेजेंट है जो कि पिछली रिएक्शन में ही बन गया था। तो क्या निकला अपना CaHCO3 होल ट्वाइस, जो कि सॉल्यूबल इन वाटर होता है। तो इससे ये समझ में आया कि हाइड्रोजन के लिए भी टेस्ट है और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए भी टेस्ट है। अब ये लाइम वाटर जो है वो मिल्की हो गया, मतलब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, मिल्की से वापस क्लियर हो गया। तो अब तो आप ठोक बजा के ऐलान कर दीजिए, कोई गलत प्रूफ नहीं कर सकता आपको कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ही है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना, हाउ डू एसिड एंड बेसिस रिएक्ट्स विथ ईच अदर। आपको मैं एग्जांपल वही देने की कोशिश कर रहा हूँ जो NCERT में। मैं NCERT अपने साथ खोल कर रखता हूँ ताकि जो एग्जांपल NCERTs में दिए हैं मैं वही एग्जांपल आपको दे सकूँ, क्योंकि NCERT जो बच्चा आगे जाके कम्पिटिटिव की तैयारी करना चाह रहा है, इवन बोर्ड की जो तैयारी कर रहा है, जो आपके होने वाले इस फरवरी मंथ में, तो उसके लिए तो NCERT, गीता, कुरान सब है, ठीक है। बाइबल, गीता, कुरान सभी NCERT है। NCERT आप रीड कर लीजिए। अगर आपने NCERT को एक बार मास्टर कर लिया तो आपके बोर्ड में अच्छे नंबर पक्का है। मैथ्स के लिए मैं ये कहना नहीं चाहूँगा क्योंकि मैथ्स में वैराइटीज़ ऑफ क्वेश्चन आते हैं, पर साइंस के लिए तो मैं यही कहूँगा कि एक बार आप NCERT अच्छे से पढ़ लीजिए। NCERT को अगर आपने मास्टर कर लिया तो आपने बोर्ड्स को मास्टर कर लिया, ठीक है। तो सबसे पहले एसिड और बेसिस एक दूसरे से कैसे रिएक्ट करते हैं, तो इसकी रिएक्शन कुछ इस तरीके से होती है। एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर, ये रिएक्शन होती है एसिड प्लस बेस की। लेना है एग्जाम्पल, HCl प्लस NaOH, तो यहाँ आ गया NaCl जो कि होता है सॉल्ट, और आ गया H2O। अब ये मत पूछना प्लीज़, कोई ये मत पूछना, किसी को ये डाउट नहीं आना चाहिए। आ भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, डाउट अच्छा डाउट है। ये मत पूछना कि ये H2O में ऑक्सीजन कहाँ से जुड़ा, प्लीज़। क्यों? क्योंकि अपना ने वाटर जो है H2O का जो फॉर्मेशन होता है वो कभी भी H और O से मिलकर नहीं बनता है,
वाटर का फॉर्मेशन होता है एक तो H से और OH से, ठीक है, H से और OH से। तो 2 H हो गए, मतलब H2 और एक O, ऐसे वाटर का फॉर्मेशन होता है। H और O का फॉर्मेशन नहीं होता, H और OH से वाटर का फॉर्मेशन होता है। होप्स सो कि आपको जो जो लग रहा होगा वो आप PDF पॉज करके लिखते जा रहे होंगे, है ना। नहीं लग रहा आपको, स्कूल के नोट्स है आपके पास, तो कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से समझ सकते हैं और आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विथ एसिड। जब भी मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, अगेन सॉल्ट और वाटर फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होगा? सॉल्ट एंड वाटर। मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड, मेटल ऑक्साइड तो लिखना भूल गया, आई एम सॉरी, प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस H2O यानी वाटर, ठीक है। अब जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है वो होते हैं एसिडिक इन नेचर, और जो मेटेलिक ऑक्साइड है वो होते हैं बेसिक इन नेचर, ठीक है। जो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं? बेसिक इन नेचर, और जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो होते हैं एसिडिक इन नेचर। देखो, नॉन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद बेस, तो देखो अपनों ने देखा था नॉन मेटल ऑक्साइड क्या था? नॉन मेटल ऑक्साइड लाइम वाटर अपना CO2 से जब रिएक्ट कर रहा था तो क्या बनाया था उसने? CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O, ठीक है। यहाँ पर भी यही लिखा है। आप अगर रिएक्शन ऑफ अ नॉन मेटल ऑक्साइड विद बेस पढ़ोगे, उसका पैराग्राफ अगर आप रीड करोगे तो उसमें ये लिखा है, यू सॉ द रिएक्शन between carbon dioxide and calcium hydroxide which is base react with carbon dioxide to produce salt and water. Since a similar reaction between base and acid, we can conclude that non-metallic oxide are acidic in nature. यही रिएक्शन होती है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, नॉन मेटालिक ऑक्साइड अगर बेस के साथ रिएक्ट करेगा, नॉन मेटालिक ऑक्साइड अगर बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो वो भी यही बनाएगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन और H2O, ठीक है, सॉल्ट प्लस H2O, सॉल्ट प्लस वाटर, वो भी यही बनाएगा। और मेटल ऑक्साइड भी यही बना रहा था जब एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा था, और नॉन मेटल ऑक्साइड भी यही बना रहा था जब बेस के साथ रिएक्ट कर रहा था। मगर जितने भी मेटल ऑक्साइड रहते हैं वो बेसिक इन नेचर रहते हैं, ठीक है। और जितने भी नॉन मेटल ऑक्साइड रहते हैं वो एसिडिक इन नेचर रहते हैं, ठीक है। जितने भी मेटल ऑक्साइड रहते हैं वो बेसिक इन नेचर रहते हैं, और जितने भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड रहते हैं वो एसिडिक इन नेचर रहते हैं। तो इसके आगे का जो टॉपिक आता है, इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है, हाँ, नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना, व्हाट डू ऑल एसिड एंड ऑल बेसिस हैव इन कॉमन। सारे एसिड और सारे बेसिस जितने भी है उनमें क्या एक कॉमन चीज़ है। तो देख लेता हूँ मैं टाइम कितना हुआ है। 28 मिनट की वीडियो हो चुकी है।
30-34 मिनट का मेरा टारगेट था, तो आई थिंक कि आज के लिए बस इतना ही ठीक रहेगा, मगर 35 मिनट तक तो खींचना पड़ेगा, है ना, इतना छोटा भी नहीं चलेगा। तो इसके लिए मैं आपको एक क्विक सा रिवीजन दे देता हूँ कि आज हमने क्या पढ़ा। ठीक है, सबसे पहले हमने पढ़ा इंडिकेटर्स। ठीक है, इंडिकेटर्स पढ़े कि क्या होते हैं इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स में अपनों ने सबसे पहले पढ़ा लिटमस पेपर का इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर में सबसे पहले लिटमस पेपर पढ़ा जो कि रेड होता है। रेड लिटमस पेपर ब्लू में अगर टर्न हो जाए तो मतलब वो कौन है, बेस है, और अगर ब्लू लिटमस पेपर रेड में टर्न हो जाए तो वो कौन है, एसिड है। फिर हमने एक और नेचुरल इंडिकेटर पढ़ा था जो कि था टर्मरिक। टर्मरिक क्या था, टर्मरिक अपना येलो था, बेस के साथ रिएक्ट नहीं करता, येलो ही रहता है, मगर जब वो एसिड के साथ रिएक्ट करता है, जब भी वो एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो हो जाता है रेड, नहीं रेडिश ब्राउन। क्या हो जाता है, वो हो जाता है रेडिश ब्राउन। अब नेक्स्ट टॉपिक अपनों ने इसके बाद देखा था एसिड बेसिस इन लेबोरेटरी। इसका ये था कि अपनों ने कुछ मैन मेड इंडिकेटर्स भी देखे थे, जैसे मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थलीन। मिथाइल ऑरेंज का क्या था, मिथाइल ऑरेंज का था जब भी वो मिथाइल ऑरेंज रेड कलर देता था एसिडिक सोल्यूशन में और येलो कलर देता था बेसिक सोल्यूशन में। अब फिनोप्थलीन का था ये वो पहले ही कलरलेस रहता था और जब उसको हम एसिड में मिलाते थे तो वो कलरलेस का कलरलेस ही रहता था, और जब हम उसको बेस में मिलाते थे तब वो अपना कलर चेंज करके पिंक कलर का हो जाता था। बातें समझ में आ रही है? ठीक है, अब अपनों ने जितनी भी रिएक्शंस पढ़ी है, एक काम करता हूँ मैं उसको बोर्ड पर एक साथ नोट डाउन कर देता हूँ, आप लोगों के लिए आसानी होगी। ठीक है, तो ये आप उतारना हो मेरे साथ साथ उतारिए, बहुत अच्छी चीज़ लिखने जा रहा हूँ मैं। सबसे पहले हमने रिएक्शन पढ़ी थी एसिड प्लस मेटल की। एसिड प्लस मेटल की रिएक्शन में आ रहा था पहले तो सॉल्ट प्लस H2 गैस। ठीक है, दूसरी हमने पढ़ी थी बेस विथ मेटल की। बेस विथ मेटल का भी यही हो रहा था, बेस प्लस मेटल, तो क्या आ रहा था, सॉल्ट प्लस H2 गैस ही आ रहा था। अब अपनों ने नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ी थी मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के बारे में। ठीक है, तो मेटल कार्बोनेट जो है, मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है, मेटल कार्बोनेट लिख दूँ, हाइड्रोजन कार्बोनेट लिखने की ज़रूरत तो नहीं है, सिर्फ आप मेटल कार्बोनेट भी लिख सकते हो, मगर एग्ज़ाम में लिखना पड़ेगा हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब इतना बड़ा कौन लिखे, इसीलिए मैं छोटा लिख रहा हूँ, बाकी आपको समझ तो आ गया ही। मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड क्या दे रहा था, मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड दे रहा था सॉल्ट, वॉट पहले तो सॉल्ट CO2 प्लस H2O। ठीक है, और सेम टू सेम हो रहा था अपने साथ उसमें बेसिस में भी हो रहा था, मेटल कार्बोनेट प्लस बेस का भी यही हो रहा था। यहाँ पर आपने को एक्टिविटी दे रखी है ना, लाइम वाटर की ऑब्जर्वेशन आप करिएगा। अगर आपको केमिस्ट्री लैब में ले जाते हैं स्कूल में तो आप ये वाली ऑब्जर्वेशन ज़रूर देखिएगा। ठीक है, लाइम वाटर टेस्ट करने का अपने केमिस्ट्री वाले सर से बोलिएगा, हो सकता है करवा दे, नहीं भी हो सकता है, मगर एक बार कोशिश करने में क्या जाता है ना। ठीक है, तो अब अपनों ने उसके बाद नेक्स्ट पढ़ा था हाउ डू एसिड एंड बेसिस रिएक्ट्स विथ ईच अदर। इसके बाद अपनों ने एक लाइम वाटर वाली रिएक्शन भी पढ़ी थी।
क्या पढ़ी थी? CaOH प्लस CO2 गिव्स कार्बोनेट प्लस कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2, ठीक है, ये भी पढ़ा था। और फिर उसके बाद हमने पढ़ा था हाउ डू एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विथ ईच अदर। एसिड और बेस जब भी ईच अदर के साथ रिएक्ट करते हैं, पहली चीज़ तो बनती है साल्ट, एसिड प्लस बेस जब भी रिएक्ट करते हैं पहली चीज़ बनती है सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। दूसरी रिएक्शन हमने देखी थी रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विथ एसिड। तो रिएक्शन विथ मेटेलिक ऑक्साइड विथ एसिड कुछ ऐसी थी कि मेटेलिक ऑक्साइड प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। सॉरी बच्चों, सॉल्ट प्लस वाटर। दूसरी रिएक्शन हमने देखी थी नॉन मेटालिक ऑक्साइड रिएक्ट विथ बेस, इट ऑल्सो गिव्स, देखो जितना स्ट्रेट होने की कोशिश कर रहा हूँ मैं उतना स्ट्रेट लिख रहा हूँ, सॉल्ट प्लस वाटर। होप सो कि आपको अच्छे से दिख रहा हो। हाँ, 35 मिनट की वीडियो भी हो चुकी है, आपको अच्छे से दिख रहा होगा। फिर हमने देखा था कि टेस्ट कैसे करना है, हाइड्रोजन टेस्ट कैसे करना है, पॉप साउंड के। अगर हम हाइड्रोजन कोई भी कंटेनर ले जिसमें रिएक्शन हो रही है और उसमें से हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है, अगर हम उसके माउथ पे एक बर्निंग कैंडल रखेंगे तो पक करके आवाज़ आएगी और पॉप साउंड के साथ हाइड्रोजन बर्न करेगी। और CO2 का लाइम वाटर वाला टेस्ट देखा था हमने, जिसमें अगर हम लाइम वाटर में CO2 पास करें और तो वो लाइम वाटर मिल्की हो जाएगा CaCO3 के फॉर्मेशन की वजह से, और अगर हम एक्सेस में पास करें तो रिएक्शन उल्टी हो जाएगी और क्या हो जाएगा, वो लाइम वाटर वापस से क्लियर वाटर में चेंज हो जाएगा। आगे अपना ने यहाँ पर एक बात आपके दिमाग में आई होगी कि मेटेलिक ऑक्साइड बेस से क्यों नहीं रिएक्ट कर रहे और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिड से क्यों नहीं रिएक्ट कर रहे। मैंने आपको बताया था मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर होते हैं, है ना। तो एसिडिक इन नेचर जो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो खुद एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते, और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड कैसे बताए थे, बेसिक इन नेचर बताए थे, तो वो खुद बेस के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो आई थिंक आज के लिए बस इतना ही। दैट इज़ इट फॉर टुडे। होप सो कि आपको अच्छा लगा हो। फर्स्ट क्लास थी मेरी तो थोड़ा आप कॉम्प्रोमाइज़ करिएगा। मैं बहुत जगह अटका भी, बीच में एक पार्ट कटा भी वीडियो का, पर ठीक है, फर्स्ट वीडियो थी। प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट करिए। कुछ भी डाउट आता है कमेंट सेक्शन आपके लिए ही बना है बहुत अच्छे से। जय हिंद, जय भारत। और एक बात याद रखिएगा, ये चैनल फ्री है पर बेस्ट है।